अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। एज़ यूजुअल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर से कि कराची स्टॉक मार्केट हिचकोले खाने लगी है। सरमायाकार इस वक्त मोहतात हैं और 100 इंडेक्स कभी 48,000 कभी 47,000 की हद पर आज ट्रेड हुआ। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊँची उड़ान जारी है। डेली बेसिस पे डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है, चाहे वो इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट हो। आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तसलसल के साथ महंगा हुआ है। इसके अलावा इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का एक बड़ा फ़र्क जो है वो मज़ीद बढ़ने लगा है। ब्लैक मार्केट में डॉलर का दाम बेलगाम हो चुका है और तरसलाते ज़र ब्लैक मार्केट की इज्जत में है। नाज़रीन, आगे बढ़ें और हम लोग बात करें बोल्टन मार्केट में कराची ताजिर इत्तेहाद का एहतजाज। आज ये एहतजाज किया गया था। एहतजाज महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर किया गया। ताजिर हजरात का ये मुतालबा है हुकूमत से कि जितनी भी मसनूआत महंगी की जा रही हैं, जो कि ताजिर हजरात को, ताजिर बरादरी को जिनका नुकसान हो रहा है, उनकी प्राइस में कमी की जाए और उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए ताकि कारोबार एक बार फिर से मुस्तहकम हो सके। लेकिन हुकूमत बारहा ये कहती है कि इस फेज़ में नहीं है कि महंगाई को इस वक्त कंट्रोल किया जा सके या फिर आवाम को या ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले, ताजिर बरादरी का ये मुतालबा है और एहतजाज मसाइल के ख़िलाफ़ है, किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने ये कहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलो साथ साथ कि पाकिस्तान का मालियाती साल का खसारा एक बार फिर बढ़ गया है। आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। आमदनी से ज़्यादा जब खर्च करेंगे तो यकीनन खसारा तो मुल्क का बढ़ेगा ही। एक आदाद शुमार के मुताबिक अखराजात और आमदन में 6,521 अरब रुपए का फ़र्क पड़ा है इस साल, यानी कि इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान का खसारा बहुत ज़्यादा एक बार फिर से बढ़ चुका है। पाकिस्तान का बजट खसारा GDP का 7.7% तक पहुँच चुका है और इसके अलावा जुलाई 2022 से जून 2023 तक कुल आमदन 9,633 अरब रुपए रही। इसके अलावा आगे बढ़ूँ और आपको बताऊं कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है और ये एक अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से आदाद शुमार भी जारी किए हैं और स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। एक पॉजिटिव खबर है, एक अच्छा इम्पैक्ट है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के बाद ओवरऑल इस वक्त जो मुल्की ज़खायर हैं वो 4 करोड़ डॉलर इजाफे से 13 अरब 37 करोड़ डॉलर पे आ गए हैं। पाकिस्तान सुजुकी के प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला और ऑटो सेक्टर इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ का ये मुतालबा है हुकूमत से कि जितने भी मुश्किलात का सामना है उनको हल किया जाए, लेकिन हुकूमत, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम में कहा कि इस फ़िलहाल मईशत को मुस्तहकम करने की किसी सूरत में हक़ में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। इसके अलावा मालियाती साल का खसारा भी बढ़ चुका है। मुल्क भर में ऑटो सेक्टर ज़बोहाली का शिकार है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड ने भी प्लांट की आर्जी बंदिश का ऐलान किया है और बलूचिस्तान व्हील लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस हवाले से ख़त लिखकर भी आगाह कर दिया है। नाज़रीन, ये तमाम टॉपिक्स हैं आज जो प्रोग्राम में डिस्कस होने वाले हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। बहुत शुक्रिया हमज़ा आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं स्टार्ट करूँगी प्रोग्राम का आगाज़ स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज मुस्तहकम नहीं रही स्टॉक मार्केट, सरमायाकार आज भी मोहतात देखे गए। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज भी सेंटिमेंट्स हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं देखे। ट्रेडिंग के दौरान कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार काफ़ी हद तक मोहतात रहे और अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग हमने देखा कि हमें इंडेक्स कभी ऊपर रहा, कभी नीचे रहा, कभी 48,100 48,200 की नफसातियत पे ट्रेड हुआ, कभी 47,800, कभी 47,900 की नफसातियत पे ट्रेड हुआ। बहरहाल बॉन्ड रेंज जो है वो 47,800 और 48,200 के दरमियान आज रिकॉर्ड की गई और कराची स्टॉक मार्केट में हमने 100 पॉइंट्स की भी कमी देखी, 50 पॉइंट्स की भी कमी देखी, भी करेक्शन भी देखी, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट पे 100 इंडेक्स 48,200 की नफसातियत पे ट्रेड हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 185 कंपनीज ऐसी थी जो माइनस में रहीं और 120 कंपनीज ऐसी थी जो प्लस में रहीं और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 22 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादातर जिन स्टॉक्स में काम हुआ वो ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर है। PRL का आज हमने देखा कि आउटलुक आया, PRL को खसारे का सामना रहा। इसके अलावा हमने ओवरऑल अगर देखा तो ऑटो कंपनीज़ ने स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया, जिसमें पाक सुजुकी कंपनी है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वो अपना प्लांट आर्जी तौर पे बंद कर रहे हैं, जबकि एक हमारी मुकामी कंपनी है बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड
उन्होंने भी कराची स्टॉक मार्केट को खत लिखा है और कहा है कि हम अपना प्रोडक्शन प्लांट 31 अगस्त तक आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रेडिंग पर भी आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में जो सरमाएकार हैं वो काफ़ी हद तक मुताद हो गए हैं। फिर जाहिर सी बात है बैरूनी अदायगी हमने करनी है, इंपोर्ट बिल की अदायगी हमने करनी है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो पूरे हफ्ते कराची स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन की सिचुएशन रही। जाहिर सी बात है निगरां काबीना में कौन आएगा, एक ये सवाल था। फिर जब निगरां काबीना मुंतखब हो गई तो अब निगरां काबीना को जो चैलेंजेस हैं वो कैसे हल होंगे, IMF का क्या हमारे साथ बिहेवियर रहेगा आइंदा वाले दिनों में, मज़ीद कितनी महंगाई होगी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार महदूद हुए हैं काफ़ी हद तक। और आज हमने बॉन्ड रेंज एक्टिविटी जो है वो 47,000 और 48,000 के दरमियान देखी है। ठीक, फॉरेक्स मार्केट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी हमजा, दिन ब दिन डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है, आज कितना इजाफा देखा गया? देखिए इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर 86 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। 295 रुपये 78 पैसे पे आज इंटरबैंक में डॉलर बंद हुआ है। कल 294 रुपये 92 पैसे पे बंद हुआ था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंटरबैंक में डॉलर की कीमत की तो 86 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपये से उसका ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ, जो 302, 303 और फिर 304 रुपये तक भी गया, यानी 2-3 रुपये का इसमें इजाफा देखा है। ओपन मार्केट में भी गैप 1.25% रहना चाहिए, IMF की डिमांड है, लेकिन हमारा गैप अप्रॉक्सीमेटली 4% तक चला गया है। तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो डॉलर की कीमत का एक गैप है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है इसको ब्लैक मार्केट को इस हवाले से तक़वियत मिल रही है। ब्लैक मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत 318-320 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल को इग्नोर करके ब्लैक मार्केट के ज़रिए डॉलर भेज रहा है और इससे हमारी रेमिटेंसेज हिट हो रही हैं। तो ये जो गैप बढ़ रहा है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, ये अच्छी बात नहीं है और मुस्तकिल रुपये पर प्रेशर है, क्योंकि इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर खड़ी हैं और आइंदा वाले दिन में निगरां हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। ठीक, हमजा आगे बढ़ो और आपसे जानना चाहूँगी कि आज बोल्टन मार्केट कराची में ताजिरों ने एहतजाज किया है, एक बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया गया है, क्या मुतालिबात थे ताजिर बरादरी के? देखें ताजिर बरादरी वैसे बहुत ज़्यादा नाला है और गुज़िश्ता कई महीनों से नाला है हुकूमत की पॉलिसी से। और जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, मुआशी और सख्त फैसले किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस को उसमें मुस्तकिल इजाफा किया जा रहा है, फिर बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है मुस्तकिल बुनियादों पर। जाहिर सी बात है सेल में फ़र्क आ रहा है। तो ताजिरों का यही कहना है कि जब इतनी महंगी बिजली मिलेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा, तो कारोबार कैसे होगा। कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तकरीबन 4,500 अरब रुपए कराची ने गुज़िश्ता साल हुकूमत को टैक्स की मद में अदा किए और इस दफ़ा जो हुकूमत ने टैक्स का टारगेट रखा है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल के आखिर में कराची से 5,500 अरब रुपए जमा होंगे। वो कैसे होंगे? जब कारोबार होगा। जब कारोबार ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर हम अपना टैक्स टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी हवाले से कराची के ताजिर, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन और दीगर जो कराची की ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है सदर बोल्टन मार्केट में और हुकूमत को एक मैसेज दिया है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें ताकि कारोबारी पहिया जो है वो मुंजमद ना हो, क्योंकि मुकम्मल तौर पे कारोबार ठप होकर रह गया है। ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर शहरियार बट स्टॉक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत ने एक बार फिर से एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है फिस्कल ईयर के हिसाब से पाकिस्तान का मालियाती खसारा एक बार फिर से बढ़ चुका है। आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो मालियाती खसारा बढ़ा है, दूसरी जानिब स्टेट बैंक के आदाद शुमार की जो है मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। इस ओवरऑल सिचुएशन को, मुल्क में जितनी भी अनस्टेबिलिटी है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए यहाँ तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं तो वो तो फ्लैट हैं। जो हमने लास्ट वीक नंबर लाए थे ऑलमोस्ट तकरीबन वही है, 12 करोड़ डॉलर का कुछ इजाफा इसमें देखने में आया। गवर्नमेंट ने अभी भी इंपोर्ट उस तरह से खोली नहीं है, एसेंशियल आइटम्स ही आ रही हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर और गवर्नमेंट का प्लान है इसको आस्ता आस्ता बढ़ाने का। लेकिन जो परेशान कुन सिचुएशन है वो हमें इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर नज़र आ रही है। आस्ता आस्ता सारे जो हमारे माशी अशारी हैं वो नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे रेमिटेंसेस जो बहुत बुरी तरह से नीचे आना शुरू हुए और लास्ट मंथ के जो नंबर थे जिनके मुताबिक $2 बिलियन के हमारे हमें रेमिटेंसेस वसूल हुए और एक्सपोर्ट हमारी खासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बहुत बुरी तरह से नीचे आ गई। याद है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल के लिए हमारे रेमिटेंसेस के जो टारगेट रखे हैं वो 30 अरब डॉलर के रखें और एक्सपोर्ट के 33 बिलियन डॉलर्स के रखें। अगर यहाँ से हम थोड़ा हमारे तरसाली हमारे रेमिटेंसेस भी कम आते हैं, एक्सपोर्ट भी कम होती है,
तो 4 से 5 अरब डॉलर हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये सामना करना पड़ेगा, और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत जिस तरह से रोक रही है उसके बाद मुश्किलात हो सकती हैं। और दूसरी तरफ आपने बात किया कि जो मालियाती खसारा है 7.7% ऑफ जीडीपी आया है, एक और परेशान कुन सिचुएशन है। मुल्क में एफडीआई आ नहीं रही है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो रही है, काफी ज्यादा मसाइल हैं जिनका हमें सामना है। और जो नई हुकूमत है इसके लिए हुमालिया जैसे चैलेंजेस हैं, देखना होगा कि क्या पॉलिसीज अपनाते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट हमारी बढ़ाते हैं या रेमिटेंसेस मुल्क में लेकर आने की कोशिश करते हैं। शहरियार साहब, आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत तो आ चुकी है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। निगरान हुकूमत ना डॉलर पे कंट्रोल कर पा रही है, ना पेट्रोलियम मसनूआत पे, हर एक चीज़ निगरान हुकूमत के आने के साथ ही एक बार फिर से हर एक चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। एलसी है हमारी तो वो मुंजमद है, कंटेनर्स एलसी पे फंसे हुए हैं, कंटेनर्स नहीं हम लोग छुड़ा पा रहे। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत के होते हुए ही मुल्की माशी हालात में कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी? देखिए, अभी तो निगरान हुकूमत आई है, आज इनकी पहली मीटिंग थी, ठीक है। इनके थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। ये बिल्कुल अनफेयर होगा कि हम आते ही अगर इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, इनके आने के बाद चीजें महंगी होना शुरू हुई हैं। यस, 2-3 चीजें जिसमें बहुत ही ज्यादा वॉर फिटिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। खास तौर पे जो हमें IMF का प्रोग्राम है, हमें उसको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। और मैडम शमशाद अख्तर साहिबा से काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं सबको कि वो IMF के प्रोग्राम को लेके साथ चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर की आप अगर देखें कि उनकी पहली मीटिंग हुई है वो सऊदी अरेबिया और UAE के जो सफीर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। काफी सिग्निफिकेंट इसके अंदर इशारा है कि क्योंकि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अगर टेक ऑफ करना है या हमने मुस्तहकम होना है, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से जो 8 अरब जी शामिल है। फिर प्राइवेटाइजेशन की स्पीड क्या रहती है, हम किस तरह से अपने जो लॉस एंटिटीज हैं उनसे हम जान छुड़ाते हैं, खासतौर पे PIA, रेलवे और स्टील मिल है, जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान इससे अपनी जान छुड़ाए। इनफ्लोज भी आएंगे और हमारा रुपया भी जब भी मुस्तहकम हो सकेगा जब तक इनफ्लोज आते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो माइनीज और जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था वहाँ किस तरह एग्जीक्यूशन होती है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी काफी एक्शन लेने की जरूरत है, खासतौर पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस हवाले से थोड़ी चीजें देखनी होंगी कि जो मिडल मैन का इसमें किरदार है वो क्या रहता है। और US डॉलर के हवाले से जो मुसलसल खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से स्मगल भी होता है और फिर काफी लोग जो सट्टेबाजी का अंसर शामिल हो जाता है, होल्ड करते हैं, उसको भी चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा शहरियार, करेक्शन ड्यू आई है, करेक्शन थोड़ी सी हुई है कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान हमने देखा है, तो इन्वेस्टर्स इतने मोहतात क्यों हो गए? आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? देखिए, 30 जून को पाकिस्तान का और IMF के दरमियान मुआहिदा अमल में आया, उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट में अराउंड 7000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हो गया था। जब इतने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में फिर एक करेक्शन ड्यू हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है मार्केट के लिए। किसी भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने देखा कि लास्ट 2 वीक से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक थम गई है और मार्केट में वक्तन फवक्तन एक करेक्शन आ रही है। टेक्निकल लेवल्स की जहां तक अगर मैं बात करूं तो मार्केट 48,900 के पास रेजिस्टेंस शो कर रही है और 39,000 की जो नफसियाती सतह है उसको अबूर करने में मार्केट को अभी भी कुछ दुश्वारी है। यही वजह है कि वहां आगे मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें फंडामेंटली तो मार्केट के अंदर कुछ सिचुएशन अभी भी बरकरार है। सरमायाकार जो है वो मोहतात थे कि नई हुकूमत आ जाती है, जो केयर टेकर में कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे और कौन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इस हवाले से वेट किया जा रहा था। फिर आपको याद होगा कि लास्ट वीक ये खबर आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़े स्टॉक्स हैं लाइक OGDC, PPL, इनके जरिए जो बड़े डिविडेंड दे के सर्कुलर डेथ खत्म करने का एक प्लान बनाया था। उस हवाले से तफसीलात नहीं आई हैं हमारे सामने। उस हवाले से जितनी तफसीलात आएंगी तो उसके बाद मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। मार्केट ने किया भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट। आपने देखा होगा लास्ट अगर 2 हफ्तों का डेटा देखें तो यही ऑयल एंड गैस के स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़े। पावर सेक्टर में काफी ज्यादा बाइंग देखने में आ रही है। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं। हमने देखा UBL ने स्टार्ट लिया था, 11 रुपए डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया। फिर MCB की जानिब से भी डिविडेंड आया, HPL ने भी अच्छे डिविडेंड दिए। तो ये सिलसिला अभी जारी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आज रिफाइनरी साइड के ऊपर हमने देखा था कि PRL का रिजल्ट आया और उनकी जो अर्निंग थी 2.92 रुपीस पर शेयर आई है, जो कि तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स थी। लास्ट टाइम अगर देखें तो 19 रुपए से ज्यादा इनकी अर्निंग थी। तो उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार बर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर और आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे मौजू हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान का मालियाती साल का ख़सारा एक बार फिर से बढ़ चुका है और इसके मुताबिक अखराजात और आमदन में 6,521 अरब रुपए का फ़र्क पड़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर बराए ख़जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस साल भी हमें मालियाती ख़सारे का सामना रहा है फिस्कल ईयर में। आप क्या समझते हैं कि साल 2023 और 24 जो है उसमें हम इस तमाम तर खसारे से निकल पाएंगे? आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखा है, इसलिए कि जो फिस्कल खसारा है ये जिसे आप कहेंगे कि जड़ है उन सब मसाइल की जो मुल्क देख रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है, आप टैक्स की जो अपनी शरह है वो 8.5% से 9% पर हैं ऑफ GDP। ये लोएस्ट है इन द रीजन और पाकिस्तान की एक्सपेंडिचर को चलाने के लिए और पाकिस्तान जिस तरह हम प्रोविंसेस को थ्रू NFC अवार्ड पैसे देते हैं और बाकी अखराजात को मीट करने के लिए कम से कम ये 12% होना चाहिए था। हम अपनी टैक्स की शरह को भी नहीं बढ़ा सके इसलिए कि हम टैक्स की ब्रॉडनिंग नहीं करते। दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर है, आप हैरान होंगी कि जो इस दफ़ा का बजट बना है उसमें अगर हम अपना सारा जो पेमेंट्स हैं हमने करनी प्रोविंसेस को वो कर दें अंडर द NFC, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपने सिर्फ मार्कअप की मद में पैसे दे सकें। वो करने के लिए भी हमें एक माली खसारा तकरीबन 324 अरब रुपए का बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सेवेरिटी है इस चैलेंज की। जब इतना बड़ा माली खसारा जो कि हुआ पिछले साल 7.7% का, मेरे ख्याल है 6,500 अरब के करीब, तो गवर्नमेंट बोरो करती है इसको पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट बोरोइंग जो होती है वो इन्फ्लेशनरी होती है, यानी कि जो मुल्क में आप इन्फ्लेशन देख रही हैं वो उसकी एक कलीदी वजह जो है मालियाती खसारा है। फिर प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट होता है। इससे मतलब है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी बोरोर होती है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई चीज़ रह नहीं जाती, बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो एक्चुअली जो है वो कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पिछले साल में, जुलाई के माह में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमें अपने फिस्कल के खसारे को दुरुस्त करने के लिए, और अब हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आया है वो हमें एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, वो हमें टैक्स रिफॉर्म्स, ये दोनों जो हैं इसमें जो कलीदी फैसले होने वाले हैं, जो आगाज़ होना चाहिए इन चीज़ों का एक्सपेंडिचर साइड पे भी और टैक्स की बेस को बढ़ाने के लिए, टैक्स की एनफोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए, टैक्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को और मजबूत करने के लिए, टैक्स का जो निज़ाम है इस वक्त जिसका बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा है उसको ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के टैक्स में जो हम कहते हैं हमेशा से डिजिटाइजेशन करने के लिए कलीदी फैसले करेगा। मैं बारहा कहता हूँ कि इनके बगैर पाकिस्तान की मईशत जिन मसाइल में इस वक्त है, आप मुझे 6 महीने बाद भी इंटरव्यू कर लीजिएगा, मसाइल बढ़ जाएंगे। जुलाई का महीना भी अच्छा नहीं आया, जो अभी मैं बिल्कुल आज के एस्टिमेट्स देख रहा हूँ इन्फ्लेशन के, वो भी बहुत डिस्कम्फर्टिंग है। सो इट्स अ वेरी वेरी टफ पिक्चर ओवरऑल। अच्छा खाकान साहब, आप क्या समझते हैं कि आपका बड़ा एक डीपली स्टडी है आपकी, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में फी लीटर पेट्रोल को आप कहाँ देख रहे हैं, $1 की कीमत को कहाँ देख रहे हैं, एक बिजली का फी यूनिट कहाँ देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को आप कहाँ देख रहे हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों में? देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियरली ये बात कहूँ कि मैं पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो हम फैसले करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं हम प्राइसिंग चेंजेस करते हैं, ये सबसे आसान डिसीजन है। हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत मुश्किल फ़ैसला किया। आप यकीन कीजिए कि ये कन्वेंशनल लेंस से जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ है 7.5 रुपये बिजली जो है वो बढ़ा दूँ। फ़ैसला असल मेरे लिए ये है कि क्या मैं डिस्कोस का कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं लाइन लॉसेस कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी जो जाके मैंने आपसे कलेक्शन करनी है उसको बढ़ा के 100% के करीब ले जा सकता हूँ, क्या मैं जनरेशन में एफिशिएंसी ला सकता हूँ। आपके सवाल का असल जवाब ये है कि क्या हम ये चीज़ें देखेंगे इस केयर टेकर सेटअप से शुरू होते हुए और एक आने वाली गवर्नमेंट से डिसाइड होते हुए। अगर तो आप ये देखेंगे तो आपका जो कीमतों का बढ़ना है उसकी शरह कम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक कि इस वक्त मैंने आज जो SPI देखा, SPI उन 51 प्रोडक्ट्स जो कि आप घर में रोज़ इस्तेमाल करती हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, उन पे मजमू है। उसमें से 63 चीज़ें, 32 चीज़ों की कीमत वीक ऑन वीक बढ़ रही है। ये कोई अच्छी रविश नहीं है।
मेरे ख्याल में आते ही नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो मंडे को ही कॉल कर लेनी चाहिए थी, और हमें ये जायजा लेना चाहिए था कि शुगर, राइस, आटा, इसमें ऐसी कौन से अवामिल हैं जिनमें ये काम हो रहा है। आई एम होपफुल कि प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस दी जाएगी और अथॉरिटीज इस चीज़ को देखेंगी कि इस वक्त जो सप्लाई और डिमांड का गैप है वो क्या है और उसको किस तरह मीट करना है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि किस तरह हम कीमतों को बेहतर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में तब ठीक होगी जब हम अपने पैदावारी सलाहियत के कलीदी फैसले करेंगे। SIFC और ये जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू अगर हम अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बेहतर करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी और ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है इस पे काबू पा सकें। कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि जब तक फंडामेंटल फैसले हमें नज़र नहीं आएंगे और हम खुद मिनहासुल कौम ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कि यही काम हमने करने हैं, प्राइसिंग चेंजेस बिल्कुल ऑन द सरफेस हमें वक्त गुजार सकते हैं पर कोई भी चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ माई वेरी वेरी रिसर्च्ड व्यू ऑन द मैटर। अच्छा खाकान साहब, हम फंडामेंटल डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते? होलसेलर पर, रिटेलर पर टैक्स क्यों नहीं लगा पाते? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं आयद करते? टैक्स चोरी को क्यों नहीं रोकते? सब मालूम है, हुकूमत के पास सारा डाटा मौजूद है। इतने सालों से आप देख रहे हैं कि कई हुकूमतें आई लेकिन डिसीजन कोई नहीं ले पाया। क्या वजह क्या? क्या माफिया बहुत ज़्यादा हावी है हुकूमत के ऊपर, जिस वजह से हमारी मईशत ज़बूहाली की जानिब गामज़ान है मुस्तकिल? आपने बहुत ही जैसे कहेंगे फंडामेंटल सवाल सामने रख दिया। इसकी दो बड़ी क्लियर वजूहात हैं। इसकी पहली वजह जो है वो ये है कि हमने कभी कॉम्पिटेंस लेवल अपनी मिनिस्ट्रीज़ का, हमने कभी कॉम्पिटेंस लेवल अपने डिविजन्स का, हमने अब कभी भी कॉम्पिटेंस लेवल अपनी जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका बिल्ड नहीं किया कि वो ये फैसले इस तरह रखें कि वो आसान हो लेने। जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये मैं क्यों कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि मुश्किल फैसले जो हैं वो तो कभी आपने सामने रखे ही नहीं पॉलिटिशियंस के, और जब रखे हैं तो वो इस तरह से रखे गए हैं कि पॉलिटिशियंस ने भी इनहराफ किया मुश्किल फैसले लेने से। फिर ये है कि हम बार बार चूँकि IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो वो पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा यूजर्प कर लेता है। IMF प्रोग्राम की जो डाउन साइड है ना वो ये है कि वो पॉलिटिकल कैपिटल प्राइसिंग चेंजेस से, मॉनेटरी टाइटनिंग से, यानी कि जो शरह सूद बढ़ती है उससे, और तीसरा ये जो हम रुपए की कदर को कम करते हैं, वो सारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब हम कहते हैं कि आइए अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाते हैं, आइए अब प्रोविंसेस को हम कहते हैं कि वो जी हम रीटेल को टैक्स नेट में लाते हैं, तो बाय दैट टाइम पॉलिटिकल कैपिटल इज गॉन। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज हुकूमत है इट डजंट हैव टू वरी अबाउट पॉलिटिकल कैपिटल, सो इट मस्ट ओनली टेक फंडामेंटल डिसीजंस। मतलब आज भी मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूं और मुझे बड़ी तशवीश है इस चीज़ की, वो यूं है कि इस वक्त रुपए की कदर ओपन मार्केट में और कर्व मार्केट में 3 से 4% के फ़र्क पे है। हम IMF का एक बेंचमार्क ब्रीच कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा है कि ये 1.25% से ऊपर नहीं जाने देंगे हम। मेरा ख्याल है कि आज इस पे डिसीजन ले लिया होना चाहिए अथॉरिटीज़ को, एंड आई एम श्योर कि बड़ी स्मार्ट गवर्नमेंट आई है और वो इस पे ज़रूर सोच रही होगी कि हम कैसे ये चीज़ों को फिक्स करना शुरू करें। अच्छा खाकान साहब, आप इस बात को किस हद तक तस्लीम करते हैं कि इस वक्त मुल्क जो चल रहा है, इंटरनली मार्केट जो चल रही है हमारी, वो चैरिटी और स्मगलिंग पर चल रही है? अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो एक तहलका मच जाए लोकल मार्केट में, बैंकरप्सी भी हो जाए, लोग रोडों पर आ जाएं, दिवालिया हो जाए हम इंटरनली, आप इस बात को तस्लीम करते हैं? मैं 3 चीज़ों पे समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सहारा दिया हुआ है पाकिस्तान में, वरना जो एक लो इनकम अर्नर और वल्नरेबल है वो बहुत मुश्किल में हो। एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम 416 अरब रुपए इस साल देंगे। इसको साथ साथ मिला लीजिए चैरिटी के, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। मैंने 600, 700, 800 अरब के एस्टिमेट्स सुने हैं, और ये मुखैर हजरात भी करते हैं। जो लोग मेरा ख्याल है टैक्स भी कम देते हैं वो फिर भी चैरिटी करते हैं, और हम अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, अपने दीन की रूह से तो बहुत मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। नंबर 2 जो चीज़ चला रही है इसको, वो स्मगलिंग से भी बढ़ के इनफॉर्मल इकॉनमी है। हमारी एक 350 अरब डॉलर के करीब की एक फॉर्मल इकोनॉमी है, एक हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। आपको पता है रिटेल सेक्टर, हमारा होलसेल सेक्टर, ये सब इनफॉर्मल में, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। स्मगलिंग पे मैं
थोड़ा मुख्तलिफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्मगलिंग हर्ट कर रही है पाकिस्तान को। अगर वीट स्मगल होती है पाकिस्तान से तो वीट की कीमत हमारे मुल्क में बढ़ती है, आटे की कीमत बढ़ती है। सो मैं चूंकि उसके पास कोई नंबर्स नहीं है और इस पे भी काम करना चाहिए, कुछ काम हुआ भी है। आई थिंक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पेश भी की हैं। मैं चूंकि बराबर नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रिवी टू दोज रिपोर्ट्स, so इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। अच्छा खाकान साहब, हम छोटे से बड़े हो गए, हमने हमेशा सुना ट्रेड के साथ डेफिसिट, करंट अकाउंट के साथ डेफिसिट, फिस्कल के साथ डेफिसिट। ये लफ्ज़ डेफिसिट से हम कब छुटकारा हासिल कर पाएंगे या कभी नहीं कर पाएंगे? तो मैं इस लफ्ज़ को जो आपने बचपन से सुने, मैंने भी सुने, मेरा ख्याल है मैं आई वॉज वेरी यंग, आई रोट माई फर्स्ट पेपर ऑन पाकिस्तान इकॉनमी, तो मैंने शायद यही बात की थी। आप भी सही कह रहे हैं, आई थिंक 90s की बात है जब मैंने ये लिखा कि द डेफिसिट्स आर किलिंग पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है ना, हम डेफिसिट से थोड़ा सा आगे इसलिए चले गए, 3 खसारे हैं हमारे। हमारा एक्सटर्नल का खसारा है। मैं भी आपके सामने एक नंबर, हम आपकी चैनल और अभी आप लाइव बात कर रहे हैं तो हम लोगों को बताएं, 809 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का जुलाई का खसारा आया है। बिल्कुल समझने के लिए, ये सरप्लस था जून 2023 में, जुलाई में 800 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। बिल्कुल हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली फिस्कल खसारे की, जो मालियाती खसारा है। अब मैं एक तीसरा खसारा आपके सामने रखता हूँ जिसको मैं कहता हूँ, जो हमारा पूरा एसओईज और एनर्जी सेक्टर का खसारा है। उसके एस्टिमेट्स आप 500 अरब समझें, 1000 अरब समझें, डिपेंडिंग ऑन आप उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। ये क्वाज़ाए फिस्कल यानी कि फिस्कल से बाहर रखा हुआ खसारा है जो हम कर रहे हैं। मतलब 2300 अरब का हमने सर्कुलर डेट खड़ा किया है पावर सेक्टर में, 1700 अरब का गैस सेक्टर में जी। इसने किया ये है दोस्त कि इसने एक लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट कर दिया है हर जगह। बिल्कुल हमारे पास हर चीज की जो लिक्विडिटी है, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच पे मैंने बहुत लिखा है पाकिस्तान में। आई एम कन्विंस्ड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो श्रिंक कर रही है उसकी कलीदी वजह आज पाकिस्तान का डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, जिससे मुल्क को निकाल नहीं पा रहे हम। और आई एम सॉरी, अगर आने वाली अब केयर टेकर गवर्नमेंट, मतलब आज से कल से जब से भी इन्होंने काम शुरू किया है, दे हैव टू मेक श्योर डॉलर इनफ्लोज जो हैं वो बढ़ें। और जुलाई का ये खसारा देखते हुए मेरी तशवीश जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने थोड़ी सी इंपोर्ट को ईज किया, वो 4 अरब डॉलर को क्रॉस की, रेमिटेंसेस ड्रॉप की, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप की, तो हमने ये खसारा देखा। ये तशवीशनाक बात है। खाकान साहब, आपसे शॉर्टली मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप इस साल मुल्क में इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। अगर इंतखाबात लेट होते हैं, अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 3 महीने में इंतखाबात नहीं करा सकते, तो इसका मुल्की मईशत पे कितना असर पड़ेगा? तो मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकल इकॉनमी के एंगल से कर सकता हूँ आंसर। एक तो बात यह है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एम्पावर्ड है। सो ये इस तरह का केयर टेकर नहीं है कि जिसको एम्पावरमेंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी हुई है, वो आपको SIFC के थ्रू, वो आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के थ्रू, वो आपको डॉलर्स अरेंज करने के थ्रू UAE से, सऊदी अरेबिया से एक इम्पटस दे रही है। सो एक तो ये है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आई एम रियली होपिंग कि बहुत सॉलिड प्रिपरेशन करके आगे लेके चलेंगे मुल्क को। सही। और फिर एक सर्टेनिटी क्रिएट होगी जब भी इलेक्शन की डेट, वो तो इलेक्शन कमीशन का परव्यू है, सो वी लीव इट टू देम। अभी उन्होंने 14 दिसंबर शायद डिलिमिटेशन की डेट दी है और वो बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीथिंग, आई लीव इट टू द लॉयर्स टू डिसाइड बेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर बराए ख़जाना, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त है और दीगर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आने वाले हैं। कुछ बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात होनी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि निगरान सेटअप आ चुका है, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, डॉलर की कदर में मुसलसल दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। निगरान हुकूमत से फ़िलहाल कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही और अगर गुज़िश्ता हुकूमत की बात करें तो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि उन्होंने डॉलर और पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करके रखा था। ये तमाम तर
सूरत हाल जो चल रही है, ये आप क्या समझते हैं अगले कितने टाइम तक चलेगी इसी तरह? और निगरां हुकूमत मुल्की मईशत के लिए क्या इक़दाम ऐसे करेगी जिससे मुल्की मईशत स्टेबल हो सके? देखिए, अभी तो निगरां हुकूमत की कैबिनेट जो है वो अनाउंस हुई है, वज़ीर-ए-आज़म निगरां वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट अभी अनाउंस हुई है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वैसे भी देखें हमारी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा है निगरां हुकूमत से, जो कि इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि निगरां हुकूमत का जो मैंडेट होता है, एक कि वो इलेक्शन जो है उसको सुपरवाइज करे, उसको करवाए, और दूसरा ये होता है कि जो ऑनगोइंग बेसिस पे एक कोर्स है इकोनॉमी का, उसे जो है वो चला के रखे, उसमें खलल ना आए, उसमें कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो, उसको जो है कंटिन्यू करे। तो इस निगरां हुकूमत से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा इसलिए है कि क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और IMF प्रोग्राम मेरे ख्याल में कोई 90s के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें IMF प्रोग्राम में भी हम हैं और निगरां हुकूमत भी जो है डील करेगी। तो उसमें टीम का अच्छा होना जरूरी है। मेरे ख्याल में कुछ टीम के कुछ लोग अनाउंस किए गए हैं, वो बुरे नहीं है, उनको चीज़ों का पता है, वो एनालाइज भी करते आए हैं, क्रिटिसाइज भी करते आए हैं, उनको पता है सोल्यूशंस क्या हैं। सिर्फ इस अमर की जरूरत है कि उनको सपोर्ट किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए। मेरे ख्याल में तो चीज़ें आगे 2-3 महीनों का एक सख्त मेरे ख्याल में वो आपको जो है वो सिनेरियो मिलेगा, और उसके बाद ऐसे चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट्स की तरफ जाएंगी और नजर आना शुरू होंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निगरां हुकूमत से, और वो बहुत ज़्यादा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि एक कंप्लीट एक एम्पावर्ड मैंडेटेड गवर्नमेंट जो होती है, रेगुलर गवर्नमेंट जो होती है, उससे किया जाना चाहिए। ठीक, खुर्रम साहब, एक बार फिर से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का मालियाती खसारा एक बार फिर से बढ़ चुका है। आप क्या समझते हैं कि अगले साल यानी कि 2023 और 24 साल 2023-24 में क्या ये खसारा कंट्रोल में आ जाएगा पाकिस्तान का? देखिए, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो ये कि हम अपने जो अफेयर्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा ये कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि तेल की कीमतें हैं, या फिर बाहर की दुनिया में जो फूड की कीमतें हैं वो किस तरह से रहती हैं। अभी रिसेंटली जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसकी वजह से आपने देखा है लोकल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें वो ऊपर गई हैं। फिर हमारा रुपये जो है वो कमज़ोर हुआ है, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो हम इम्पोर्ट आज भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये डिपेंड करेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज कैसे करते हैं और नेशनल प्राइसेस कहाँ रहती है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की शरह जो है वो 2-3-4 महीने बाद आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल थोड़ा टफ टाइम है, अभी मुझे लगता है कि इतने आराम से खसारे शायद कम ना हो। ठीक, खुर्रम साहब, मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते, अगर इलेक्शंस टाइम पर नहीं होते, तो इससे पाकिस्तान की मईशत को किस कदर नुकसान पहुँच सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में जितना जल्दी इलेक्शंस हों बेहतर है, क्योंकि जब तक एक एम्पावर्ड गवर्नमेंट या एक सही सेटअप जो कि कंप्लीट सेटअप हो और उसके पास पूरी पावर हो हर चीज़ चेंज करने की, बेहतर करने की, कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कानून है उसे चेंज करने की जो है उनके पास जब तक ताकत नहीं होगी, मेरे नहीं ख्याल के हम जो है ट्रैक पे आ सकेंगे। तो मेरे ख्याल में जितना जल्दी इलेक्शन हो बेहतर है, जितना जल्दी नई गवर्नमेंट आए बेहतर है, उतना जल्दी वो IMF के साथ सही डील कर सकती है और चीज़ों को बेहतर करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। अच्छा खुर्रम साहब, लास्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ताजिर हजरात जितने भी हैं हमारे, वो एहतजाज करने पे मजबूर हैं क्योंकि पेट्रोलियम, गैस और जितनी भी हमारी बिजली है वो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आप इंडस्ट्री के हवाले से क्या देख रहे हैं कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम किए जाएंगे इंडस्ट्री से एक बार फिर से बहाल हो सकें? जी देखिए, अभी तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई ऐसा इक़दाम होगा जिससे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट से बहुत कोई पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो एनर्जी की सब्सिडी है उसे कम किया जाए, और ज़्यादातर जो है कमर्शियल एंड हाउस होल्ड को जो है सब्सिडी कम की जाए और इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए, और वो भी उस इंडस्ट्री को दी जाए जो एक्सपोर्ट ड्रिवन हो। ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि तो कड़ा वक्त है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन में नहीं होगी और एक्सपोर्ट थोड़ी सी हमारी कम होंगी। मुझे लगता है कि अभी कड़ा वक्त है, लेकिन 3-4 महीने के बाद ये पता चल सकेगा कि हम कहाँ खड़े और इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की सूरत पता चल सकेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद, माहिर माशियात, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत चैलेंजिंग वक्त गुजर रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त से निकालना भी है, और हमारी हुकूमत की जानिब से इक़दाम भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान को इन तमाम तर मुश्किल हालात से निकालने के। लेकिन देखना ये होगा कि कितना वक्त लगता है और गरीब आवाम को या फिर जितने भी हमारे सनतकार हैं, ताजिर हजरात हैं, उनको रिलीफ कब मिलता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।